दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं वर्ण किन्हें कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं और स्वरों का वर्गीकरण इस वीडियो में हम करेंगे। जैसे कि ह्रास स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, प्लुप्त स्वर क्या होते हैं और हम आगे भी जानेंगे कि जीभ के प्रयोग के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो वर्णमाला वर्णमाला जैसे वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं, मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इस ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। तो वर्णमाला देख लेते हैं। अब इन जो वर्ण हैं तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे छोटा आ से लेकर ज्ञा तक ये सारे वर्ण हैं। इनको अगर हम व्यवस्थित समूह में रखेंगे तो हम इन्हें वर्णमाला कहेंगे। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं। कितने? 45 वर्ण हैं। 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन हैं। 10 स्वर हैं जिनमें 35 जो है व्यंजन हैं। एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण हैं, मतलब लिखते हम 52 हैं। और 13 स्वर प्लस 35 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन हैं, ये लेखन के आधार पर हैं। और वो जो हैं 45 वर्ण प्लस 10 35 स्वर प्लस 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन जो हैं मूलतः उच्चारण के आधार पर हैं। चलिए देखते हैं हम स्वर वावेल्स, जिन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? वावेल्स। तो वावेल्स स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, मतलब जो इनको हम आसानी से बोल सकें वो क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे, स्वर कहलाएंगे। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 है। कितनी है? 13। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 है एवं उच्चारण की दृष्टि से 10 मानी गई है, मतलब हम उच्चारित 10 ही करते हैं। जिनमें से छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, ये सारे जो 10 हैं इनको हम उच्चारण करते हैं, इनको उच्चारित करते हैं। फिर री और अन आह इनको मिलाकर कुल 13 हो जाते हैं, क्योंकि 3 ए और 10 ए 13 स्वर हो जाते हैं। फिर स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। तो स्वरों का वर्गीकरण में मात्रा उच्चारण काल के आधार पर हम देखेंगे, मतलब मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण सबसे पहले देखते हैं। तो उच्चारण के आधार पर ह्रास स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगे, मतलब थोड़े से समय में हम उच्चारित कर सकें। जैसे आ ई ऊ, ये क्या है? इनको हम बड़ी आसानी से उच्चारित कर सकते हैं। दीर्घ स्वर, अब दीर्घ स्वर इसके उल्टा हो जाएगा, जिनके उच्चारण में ह्रास स्वर से अधिक समय लगे, 2 मात्रा का समय, मतलब 2 मात्राओं का समूह लगे। जैसे आ, ई, ऊ, ए, आए, ओ, आओ, आ, इनमें क्या होता है? ये दीर्घ स्वर हैं, क्योंकि इनमें जो है टाइम ज़्यादा लगता है, स्वरों की अपेक्षा इनमें टाइम ज़्यादा लगता है। प्लुप्त स्वर उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, मतलब इनके में क्या होता है कि दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे बोला जाता है नाटक में कि राम राम बोला जाता है, तो इसमें क्या होता है कि प्लुप्त स्वर हैं, तो इसको ज़्यादा टाइम दिया जाता है। स्वरों से दीर्घ स्वर और ह्रास स्वर से भी ज़्यादा टाइम लेकर इसको बोला जाता है। अब हम देखते हैं जीभ के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। तो जीभ के आधार पर अग्रस्वर, तो अग्रस्वर में हम जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है, मतलब आगे वाला भाग जो होता है वह अगर काम करे तो हम उसे अग्रस्वर कहेंगे। जैसे ई, जब आप ई कहेंगे ना तो जीभ के आगे का भाग जो है काम करता है। ई, ए, आए, इनमें क्या होता है? जीभ के अग्रस्वर काम करता है जीभ का। फिर मध्य स्वर देखते हैं। तो मध्य स्वर जीभ के प्रयोग के आधार पर मध्य स्वर जो है इन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है। कौन सा? बीच वाला भाग काम करता है। जैसे आ हमने कहा
तो जीभ के मध्य वाला भाग जो है काम करता है। फिर देखते हैं पश्च स्वर। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग मतलब पीछे वाला भाग काम करे, जैसे आ, उ, औ, ओ, आ, इनमें क्या होता है पश्च स्वर, मतलब इनका जो है पीछे वाला भाग, जीभ के पीछे वाला भाग काम करता है। इसी प्रकार मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। तो मुख के खुलने के आधार पर विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसंवृत, संवृत 4 प्रकार के जो होते हैं मुख के खुलने, मुख विवर के खुलने के आधार पर होते हैं। जैसे विव्रत देखते हैं हम, विव्रत किन्हें कहेंगे? तो विव्रत वे होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, मतलब मुख द्वार जो क्या होता है पूरा खुल जाता है, वह जो होता है विव्रत। इसको हम ओपन भी बोलते हैं, ओपन। फिर विव्रत जैसे आ अगर आप बोलेंगे तो पूरा आ, जब बोलेंगे तो पूरा मुंह आपका खुल जाएगा, ये होता है विव्रत। फिर अर्ध विव्रत, हाफ ओपन, मतलब थोड़ा मुंह खुलना। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उन्हें हम हाफ ओपन मतलब अर्ध विव्रत कहते हैं। जैसे आ, ए, ओ, आ, इनमें क्या होता है थोड़ा मुंह खुलता है, मतलब आधा मुंह खुलता है, तो ये अर्ध विव्रत हो गए। फिर अर्ध संवृत, हाफ क्लोज, मतलब आधा जब बंद होता है मुंह। जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए, ओ, इनमें क्या होता है आधा मुख द्वार जो है बंद रहता है। फिर देखते हैं संवृत। संवृत मतलब क्लोज, बिल्कुल बंद। तो बिल्कुल बंद जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई अगर आप कहेंगे तो मुख आपका बंद रहेगा। फिर ऊ, अगर आप ऊ भी बोलेंगे तो सिर्फ ओंठों का गोलाई, ओंठें जो हैं गोली होंगे और फिर मुंह आपका बंद ही रहेगा। फिर आप देखते हैं ओंठों की स्थिति के आधार पर, ओंठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो ओंठों की स्थिति के आधार पर आवृतमुखी। आवृतमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, गोलाकार नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे अर्धविव्रत। अब इससे आ, अगर आप आ बोलेंगे तो आपका मुंह तो खुलेगा लेकिन ओंठें जो हैं गोलाकार नहीं होंगी, तो ये हो गए आपके अर्धविव्रत मतलब अर्धमुखी। आ, बड़ा आ, ई, ए, इनको अगर आप बोलेंगे तो मुंह जो है आधा ही, मतलब व्रत नहीं बनेगा, मतलब मुंह गोला नहीं होगा। फिर इसी प्रकार हम देखेंगे वृत्तमुखी। वृत्तमुखी किन्हें कहेंगे? अब जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं उन्हें हम वृत्तमुखी कहेंगे। वृत्तमुखी जैसे ऊ, अगर आप ऊ बोलेंगे तो पूरा ओंठों का एक गोलाकार बन जाता है, तो ये होता है वृत्तमुखी। ऊ, ओ, आओ, आ, इनको अगर आप बोलेंगे तो मुंह जो है गोलाकार, उसकी ओंठें जो हैं वृत्तामुखी हो जाएंगी। फिर हम देखते हैं हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर मौखिक स्वर, जिनको हम निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, कहाँ से? सिर्फ मुंह से हवा निकले, उन्हें हम मौखिक स्वर या निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, इनको हम अगर बोलेंगे तो सिर्फ मुख से हवा निकलती है। फिर है अनुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है उन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे आ अगर आप बोलेंगे तो नाक से भी हवा निकलेगी और मुंह से भी निकलती है, तो ये होते हैं अनुनासिक स्वर। फिर है घोषत्व के आधार पर। अब घोषत्व के आधार पर घोष का अर्थ हम पहले देख लेते हैं। घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन, मतलब जब स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन होता है तो वह जो है घोष होता है। स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। जब स्वर तंत्रियों में आपके कंपन होता है तभी जो है
सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं और सभी स्वर जो है क्या होते हैं, सघोष होते हैं। सारे स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।